job hunting in UAE or in GCC, you can say, because I belong to UAE, so I will use in place of GCC always I will use UAE. So because I started my career from this country, so now first of all I would like to say thanks to President, Mr. President Asfar Ali Khan, to allow me this opportunity to have few words in front of all of you regarding to the job search and how you can make your career here in GCC countries. So first of all, we have to understand what is GCC. GCC is actually Gulf Countries Council, in which many countries are the part of GCC, like Saudi Arab, आपका UAE, ओमान, बहरीन, कतर एंड आपका ऑफ कोर्स यूएई खुद। तो जो है ना ये 5-6 कंट्रीज हैं जो मिलके गल्फ जीसीसी बनाते हैं। तो इन सब का जो है वो आपस में ज्योग्राफिकली सारा रीजन कनेक्टेड है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी काउंसिल बनाई। हम इंडियंस का इधर सेंचुरीज पुराना है, ट्रेड के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे इंडियंस और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के लोग जो है ना वो आते हैं, अपना कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, तो उसके लिए उनके हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों के लिए यूएई में जॉब करना एक आपकी अपनी तमन्ना हो सकती है कि आप करना चाहते हैं, और एक आपका कह सकते हैं कि आपके जो है ना वो नसीब में फ्यूचर में लिखा है कि जो है ना आपको इधर आना है, तो आप एक इस वजह से भी कर सकते हैं इधर जॉब। तो जॉब जो है वो यूएई में आप लोग कैसे करेंगे, कैसे ढूंढ सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूएई आने के लिए, या यूएई या फिर कुवैत या फिर कतर, कोई भी जीसीसी कंट्री आने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रीजन में आपको मूव करना है, तो ऑफ कोर्स इंडिया से आपको वीजा चाहिए जो आपको लेना पड़ेगा इन कंट्रीज से, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दीज कंट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के बिहाफ पे हम लोग इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसका क्या स्कोप है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, वी कैन सर्च ओवर देयर कि हम लोगों को जो हमारा जो जो भी हमारी फील्ड है, मिसाल के तौर पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्या क्या स्कोप है इन कंट्रीज में, हमें ये इंटरनेट के थ्रू आराम से हम लोग जो है ना सर्च आउट कर सकते हैं। आजकल वो जमाना नहीं है कि आपको जो है ना किसी से पूछने जाना पड़ेगा, आप खुद ही जो है ना गूगल करके सब पता लगा सकते हो। तो आपका जो है ना एक स्कोप अगर यहाँ पे मैच करता है, तो ऑफ कोर्स आप ट्राई करो, आप यहाँ पर आ सकते हो उसमें। आपको जो है वो कैसे आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के लिए जो है ना दो तरीके हैं। एक आप विजिट वीजा पे आ जाओ, विजिट वीजा पे आकर यहाँ पर जो है ना जॉब हंटिंग करो, और दूसरा तरीका ये है कि आप है ना वहीं पर रहकर कंसल्टेंसी के थ्रू आप उनके थ्रू जॉब्स वगैरह देख सकते हैं, आपकी फील्ड से रिलेवेंट। Mr. Musab, we are unable to hear your voice. Hello? Now it's clear. I think now my voice is better. Yes. Yes, clear. Okay. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? Got it. Yes, sir. ओके। तो अगर हम यहाँ पर करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू ऑप्शंस। वन इज डायरेक्टली वी कैन कम ऑन विजिट वीजा और ऑन जॉब सर्च वीजा, and another is in the metropolitan city like Delhi or Mumbai, we have many reputed consultancies जिनका जो है ना फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक आई डोंट नो अभी एग्जिस्ट है, करती है वो कंसल्टेंसी नहीं, बट 2017-18 के टाइम पे एक जेरी वर्गीस करके कंसल्टेंसी थी। तो उन लोगों का क्या था कि वो लोग जो है ना पैसे भी नहीं लेते थे जब तक आपको वीजा ना आ जाए। जब आपका जॉब का कंफर्मेशन आता था उसके बाद ही जो है ना वो आपसे जो भी चार्ज करते थे, एक नॉमिनल चार्ज करते थे। इसके अलावा
मुंबई में एक जेरी घी वाला कर एक कंसल्टेंसी है, वो भी एक रेप्यूटेड और कायदे की कंसल्टेंसी है। दे आर नॉट लूटिंग योर मनी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी नॉलेज में फिलहाल यही दो इस टाइम ध्यान में आ रही हैं। बाकी हम आपको जो है ना अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, बाकी जो और भी रेप्यूटेड कंपनी कंसल्टेंसीज हैं। असफर अली साहब जो हैं वो भी, उन्हें भी काफी जो है ना इस बारे में मालूमात है, तो वो भी आपको पोस्ट कर देंगे, तो उनके थ्रू आप आ सकते हैं। उसमें क्या है कि आप ना उन्हें पासपोर्ट देते हैं अपना, वो आपका जो है ना प्रॉपर वीजा वगैरह कराकर, जब वीजा आ जाता है उसके बाद ही वो अपना चार्ज लेते हैं। इसके अलावा एक डायरेक्ट ऑप्शन है, उसमें यह है कि आप है ना वीजा ले लीजिए यहाँ का। वीजा लेने के बाद आप इधर आ जाओ, इधर आके अपनी एकोमोडेशन, एक एकोमोडेशन ले लो, लाइक बेड स्पेस और टाइप रूम, और वहां रह के आप जॉब सर्च करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए तो आपकी यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको जो है ना फिजिकली इंटरव्यू जब होता है तो उसी के अंदर वो लोग जो है आपको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप विजिट वीजा पे आते हैं के बाद आप है ना जॉब सर्च करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल है। नंबर वन पोर्टल जो है वो तो ऑफ कोर्स लिंक्डइन है, लिंक्डइन के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गल्फ न्यूज के क्लासिफाइड आता है, और खलीज टाइम का भी क्लासिफाइड आता है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो डायरेक्ट जो भी कंपनीज हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, उन कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाकर आप वहां पर भी अपना सीवी डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो हायरिंग्स होती हैं वो इंटरव्यू जब हो जाता है उसी के थ्रू होती है। ऐसा यहाँ पे इतना ज्यादा चलन नहीं है कि आप इंडिया में बैठे बैठे इंटरव्यू देके और यहाँ पर आएंगे। उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज तब है जब आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर प्लस हो, तो यहाँ से जो है वो डायरेक्टली हायरिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो या आपका एक्सपीरियंस कम है, या फिर आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे आप किसी एक फील्ड में काम कर रहे थे, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कर रहे थे, अभी डिफरेंट प्रोडक्ट की फील्ड में अगर आप करना चाहते हो, तो भी आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर आकर, यहाँ पर जो है ना आपका इंटरव्यू में आपको फेस करना है, उसके अंदर आपको अपने आप को प्रूफ करना है। कोई भी कंपनी होती है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो हर कंपनी की प्रायोरिटी होती है। प्लीज आप लोग है ना म्यूट कर दो अपनी साइड से, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, आप लोग म्यूट कर दो। तो कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को हायर तभी करती है जब उस एम्प्लॉय के अंदर उन्हें नजर आए कि वो एक एसेट है एम्प्लॉय उनके लिए। नो डाउट आपकी जो है ना अपनी एक्सीलेंसी हो सकती है, आपकी किसी फील्ड में एक्सीलेंसी हो सकती है, बट वो आपकी एक्सीलेंसी है और आपके लिए है। लेकिन किसी कंपनी के लिए वो एक्सीलेंसी जो है वो उनके क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही है या नहीं उतर रही, ये कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आप है ना यहाँ पे सेल्स में अप्लाई कर रहे हैं, अभी कंपनी चाहती है कि आपके पास नो डाउट एमबीए है, सेल्स एंड मार्केटिंग में सब कुछ है आपके पास, बट वो कंपनी जो है ना चाहती है कि आपके पास जो है वो उस प्रोडक्ट की ऐसी नॉलेज हो कि आप उसे सेल कर पाओ। तो ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू में आपसे यही जो है चाहेंगे कि जो है ना वो आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी हो, तभी जो है ना वो कंपनी आपको जो है ना हायर करेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी यहाँ पे लाइबिलिटीज को हायर नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या, दुनिया में कहीं भी हर जगह कंपनीज हायर करती है एसेट्स को। और क्योंकि आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो हर कंपनी की प्रायोरिटी होती है कि वो एक ऐसा बंदे को हायर करें कि अगर उसे एक सम ऑफ अमाउंट वो दे रहे हैं, तो उसके थ्रू जो है ना उन्हें प्रॉफिट भी एक सम ऑफ अमाउंट होता है, तभी वो लोग जो है ना आपको अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर आप आते हैं विजिट वीजा के थ्रू, तो यहाँ दुबई में या जो है शारजा में, जहाँ भी आप आते हो तो वहाँ पर बेड स्पेसेस अवेलेबल है, एकोमोडेशन अवेलेबल है। उन बेड स्पेसेस में वाईफाई की भी फैसिलिटी देते हैं वो लोग। आप अपना लैपटॉप लेकर आते हो, आप वहाँ पर जो है ना बैठ के आराम से हंटिंग कर सकते हो जॉब्स की। और जो भी आपको इंटरव्यूज कॉल्स आती हैं, अगर आप दुबई में हो तो दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करके चीप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जो है ना अपना 1 महीना सस्टेन कर सकते हो। तो आप इंटरव्यूज फेस कर सकते हो। आपको जो है वो यहाँ पर आने के लिए किसी भी एजेंट की
या किसी भी फेक कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो नो डाउट मैंने आपको इन द बिगिनिंग ही बोला कि आपको जो है ना प्रीफर करनी चाहिए ऐसी कंसल्टेंसीज जो फेक नहीं है, जो आपसे चार्ज भी अगर कर रहे हैं तो आपको जॉब दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंसल्टेंसीज पे ही आपको बिलीव करना है। और अगर आप कंसल्टेंसीज के थ्रू नहीं आना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सबको जो है ना अपने जो है ना अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी हिसाब से इंसान चलता है। तो आप डायरेक्टली जो है वो वीजा ले सकते हैं यूएई से, सॉरी इंडिया से। अगर आप यहाँ पर आना है तो इंडिया से आने के लिए यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल नहीं है, आपको पहले से जो है ना वीजा लेना पड़ेगा। हाँ, ई वीजा अवेलेबल है, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर यूएई में आपको आना है तो आप musafir.com है वेबसाइट यहाँ की गल्फ की, उसके थ्रू आप अपना वीजा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लिटिल बिट ऑफ रिक्वायरमेंट लाइक नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब चाहिए। उसके बाद है ना आपको जस्ट अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, पिक्चर अपलोड करनी है अपनी रिसेंट पिक्चर, और आपका वीजा जो है वो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। 30 डेज का भी वीजा होता है, 60 डेज का भी वीजा होता है। अगर आप जॉब हंटिंग करने के लिए आ रहे हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप 60 डेज की वीजा पे आओ कम से कम भी, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जैसे आपको जॉब यहाँ पर मिल गई आने के बाद और आपको जॉब मिली 18th डे पे या 20th डे पे, एंड नाउ यू हैव ओनली 10 डेज। सो इन दैट केस जो आपकी कंपनी है जहाँ पर आपको जॉब मिली है, उन लोगों को भी एटलीस्ट 20 से 25 दिन चाहिए होता है आपका वीजा फर्दर प्रोसेस करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे जीसीसी में क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा भी स्टे ओवर कर रहे हो इधर, तो आपको पर डे का जो फाइन आता है वो लाइक इंडियन रुपीज में अगर मैं बात कहूँ तो एटलीस्ट 2000 रुपीज और 3000 रुपीज पर डे का फाइन आना शुरू हो जाता है। इस वजह इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना जो टाइम पीरियड है वो कम से कम भी 60 डेज रखो, ताकि आपको 30-40वें दिन भी अगर जॉब मिलती है यू हैव एनफ टाइम, आपको वीजा कन्वर्ट करने में टाइम, आपकी कंपनी को टाइम मिल जाएगा। वरना आप को जो है ना आप वो 25th डे पे मिसाल के तौर पे आपको जॉब मिल गई, अब नाउ यू हैव ओनली 5 डेज, तो वो इन दैट केस भी ना कंपनी आपको बोलेगी एक काम करो आप है ना वापस चले जाओ फिर से आ जाना। तो वापस चले जाओ फिर से आ जाना, टाइम कहीं भी लग रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो इट मीन्स आपको ही जो है ना उस मुसीबत का सामना करना है। फिर वो आपको बोल देंगे ऐसा कि जो है ना वापस चले जाओ फिर से आ जाना, लेकिन वो फिर है ना बात रहेगी नहीं। तो इसीलिए अपना जो है ना अपनी तरफ से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, हमारे पास जो है ना इनफ टाइम है। थोड़ी सी मैं अपनी भी बात कर लेता हूँ। मैं 2017 में मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करा था, और मई 2017 आई रिमेम्बर। तो उस टाइम मेरे जैसे एग्जाम ही हुए थे, तो उस टाइम मैं यहाँ पर आ गया था। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मुझे कंपनी में जॉब मिली, और मैंने वहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी, लाइक स्टार्ट करी मैंने ट्रेनिंग, बट उन लोगों ने मेरे सर्टिफिकेट्स मांगे। तो मेरे जो बीटेक की डिग्री थी उस टाइम जो है वो आई नहीं थी। तो बीटेक की डिग्री में जो है ना टाइम लग गया, इस वजह से वहां से मैंने स्किप कर दिया और वो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जब मेरी डिग्री आई, तो डिग्री आने के बाद भी आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे तभी जो है वो सर्टिफाइड होती है जब आपकी डिग्री मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, दैट इज मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो यूपी से आपका होना चाहिए, और फिर उसके बाद दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी स्टैंप आपकी डिग्री पे होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर यूएई के अंदर आ रहे हो या सऊदी अरब में आ रहे हो, तो जो भी उनकी कंसर्न एम्बेसीज हैं दिल्ली के अंदर, आपको वहां से भी अटेस्टेशन कराना पड़ता है। जब आपके पास आपके स्टेट जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है वहां से अटेस्टेशन, आफ्टर दिस दिल्ली से अटेस्टेशन, देन आपका एम्बेसी से अटेस्टेशन हो जाता है डिग्री पे। तो उसके बाद आप जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको अटेस्टेशन कराना पड़ता है। उसके बाद ही जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपका वीजा प्रोसेस उस फील्ड में कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको जो है ना जॉब तो मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन अगर आपका वीजा जो है ना वो डिग्री बेस्ड नहीं है, स्किल वाला वीजा नहीं है, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। और क्यों, जब आपने डिग्री आपके पास है तो ऑफ कोर्स आपकी डिग्री के हिसाब से ही आपका जो है ना सब कुछ होना चाहिए।
तो ये मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा अगर आप प्लान कर रहे हो किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो जीसीसी हो या अदर देन जीसीसी, आप अपनी डिग्रीज जो है ना वो उस कंट्री की एम्बेसी से अटेस्ट करा के रखो। और एम्बेसी से कराने के लिए पहले आपको स्टेट से एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, वहां से भी आपको अटेस्टेशन करानी पड़ती है। जब आपकी एक बार अटेस्टेड डिग्री होती है तो यहाँ पर जो कंपनी है, मिसाल के तौर पे आपको सिविल इंजीनियरिंग करी है आपने और आपको जॉब मिली है एज अ सिविल इंजीनियर, तो यहाँ की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, म्यूनिसिपलिटी डिपार्टमेंट्स वगैरह, वो सारे डिपार्टमेंट्स को आपके डिग्री के अटेस्टेशन चाहिए, तभी आपका वीजा जो प्रोसेस होगा यहाँ की मिनिस्ट्री से, वो इंजीनियर वीजा तभी मिलेगा जब आपकी जो है ना अटेस्टेशन हुई भी होगी। अदरवाइज आपको जो है ना ऐसा नहीं होता है, तो आप विदाउट डिग्री अगर करते हो तो फिर वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो इजीली मिलते हैं। जैसे बेनिफिट्स मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप यूएई के अंदर जॉब कर रहे हो और कल को आपको सऊदी अरब जाना है, तो सऊदी अरब जाने के लिए अगर आपके वीजा क्लास अच्छी है तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोसीड टू द एयरपोर्ट और आपको ऑन अराइवल वीजा इन द सऊदी अरब मिल जाएगा। अगर आपका जो है ना वैसा नहीं है तो फिर आपको जो है ना सऊदी अरब का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो वीजा अप्लाई करके आप है ना जाओगे वहाँ पे, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी, फिर आपको जो है ना जो इस तरह से पॉइंट्स आपके एड ऑन्स होंगे ना इसके करियर के अंदर, वो नहीं हो पाएंगे। फर्दर मोर अभी जीसीसी के अंदर क्या होने वाला है, जितनी भी जीसीसी कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, तो ये सारी कंट्रीज अभी एक वीजा करने वाली है, यूनिफाइड वीजा। तो आई थिंक विद इन 1 मंथ और 2 मंथ ऐसा होने वाला है कि आपको सिंगल ही वीजा लेना है, उसके बाद आप सऊदी अरब जाना है, आपको यूएई जाना है, कुवैत जाना है, बहरीन जाना है या ओमान जाना है, आप डायरेक्टली सिंगल वीजा पे जा सकते हैं। तो और एक और न्यूज अभी रिसेंटली आई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर आप रेजिडेंट हो किसी भी एक जीसीसी कंट्री के, तो आपको वीजा लेने की फिर जरूरत ही नहीं है, ऑन अराइवल वीजा भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है ना कहीं भी किसी भी कंट्री में आसपास जा सकते हो। जैसे यूरोप में शेंगेन वीजा होता है, सेम लाइक दिस यहाँ पे जीसीसी एक सिंगल वीजा ये लोग निकाल रहे हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपको जॉब हंटिंग किस तरह से करनी है। तो उसके अंदर क्या है कि आप अपनी मैंने जैसा आपको बताया कि आप डायरेक्टली अपना वीजा लेकर आ जाओ, एकोमोडेशन ले लो, आप बेड स्पेस ले लो, लाइक 400-500 दिरहम समथिंग में जो है ना 1 महीने के लिए विद वाईफाई एकोमोडेशन यहाँ पे मिलती हैं, बेड स्पेस होती है, वहां बैठ के आपको जो है ना जॉब हंटिंग करनी है। और इसमें कुछ पोर्टल्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक मेरी आवाज नहीं जा रही थी। एक आप गाइड दैट से कर सकते हो, गल्फ न्यूज का पोर्टल है। उसके अलावा लिंक्डइन मैंने आपको बताया ही था, वो तो ऑफ कोर्स सब जगह है ही, और वो यहाँ पे नंबर 1 है जॉब लेने के मामले में। इसके अलावा खलीज टाइम्स के थ्रू, उसके क्लासिफाइड्स के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम दिस dubizzle.com है यहाँ पर, उसके थ्रू भी आप जॉब्स आपको मिल जाएगी। फिर इंडिया इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है naukriGulf.com, वहाँ पर सारी जॉब्स जो हैं वो नौकरी गल्फ पे हम मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक तो इंडियन कंपनीज काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं नौकरी गल्फ पे, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं इधर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके भी क्योंकि मैनेजर्स और बड़े बड़े जो है ना स्टाफ में इंडियंस हैं लोग, तो वो लोग भी उधर एक्टिव रहते हैं हायर करने के लिए, तो आप उनके थ्रू भी जॉब ले सकते हैं। एक तीसरा मतलब दूसरा तरीका जो जॉब जल्दी लेने का आसान तरीका है, वो यहाँ पे ये है कि आप जो है डायरेक्टली विजिट करो ऑफिसेज में विद योर सीवी, और वहां पर जाकर आप डायरेक्टली दो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, मैं भी अपनी कंपनी में होता हूँ, तो काफी लोग डायरेक्टली आते हैं, सिक्योरिटी पाएंगे, वो बोलेंगे हमें जॉब चाहिए, और इस तरह से करके, क्योंकि एफर्ट्स जो है ना वो कभी बेकार नहीं जाते, तो ऑफ कोर्स उन्हें अलाउ कर देते हैं। कुछ कंपनीज की ऐसी पॉलिसीज इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो जो है ना मिलने ही नहीं देंगे, तो वो मिलने भी देते हैं वो एचआर से, और एचआर को भी अगर जो है ना कुछ लगता है कि उस टाइम में एक वैकेंसी आई हुई है या 2 वैकेंसी आई हुई है, तो जो है ना वो फर्दर जो है ना जनरल मैनेजर की तरफ जो है ना रुझान करते हैं, उससे किसी किसी को जॉब इस तरह से मिल जाती है। नॉर्मली इंटरव्यूज में किसी कंपनी को जो है वो आपसे यही चाहिए होता है कि आप उसके लिए एसेट हो। ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, एसेट होना बहुत जरूरी है। अब एसेट
आप किसी भी कंपनीज में किसी भी कंपनी में आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी की भी आप एक स्टडी करो। मिसाल के तौर पे आप नेस्ले में अप्लाई कर रहे हो, तो नेस्ले का जो भी यूनिट यूएई के अंदर है, तो उस यूनिट के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में, या उस फील्ड में आप अगर सेल्स में आ रहे हो तो क्या नेस्ले ने उस यूनिट से क्या प्रोडक्शन किया है, या यूएई से क्या नेस्ले का एक्सपोर्ट चल रहा है, ये सब आप थोड़ा सा अगर पढ़कर जाओगे तो आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करने में आसानी होगी। क्योंकि उन्हें आपसे ना रेलेवेंसी चाहिए, आपसे ये चाहिए कि आप जो है वो उनकी कंपनी के लिए कुछ हासिल उन्हें करवाओगे। क्योंकि आपको जो है, हमें नो डाउट ऐसा लगता है कि जो है ना वो हमारे जो अपने स्किल्स हैं वो नो डाउट जो है ना वो कामयाबी होंगे, वो कामयाब तभी होता है एक्चुअली जब किसी को आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपसे कहा कि आप डायरेक्टली जाइए। फैक्ट यहाँ पे मेन लैंड्स होती हैं और यहाँ पे फ्री जोन्स होते हैं। फ्री जोन्स जो है वो कनेक्टेड है सी रीजन से, तो फ्री जोन्स में भी आप जा सकते हैं और मेन लैंड में भी जा सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली जाके अपना सीवी आप दीजिए और वहाँ पे ट्राई करिए। ये मैं इसके अलावा बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन हंडिंग के अलावा। अच्छा, ऑनलाइन से आजकल हम लोगों को लगता है कि जो है ना फिर आने की क्या जरूरत है, वहीं बैठ के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई तो कर लेते हो, बट यहाँ पे प्रीफर उसी को करा जाता है जो यहाँ पे अवेलेबल हो। क्योंकि यहाँ जीसीसी के अंदर क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उससे फिल होने में, आई डोंट थिंक, मेरा जो एक अदना सा एक्सपीरियंस है कि आपको जो है ना किसी भी कंपनी को 2 3 4 दिन से ज्यादा लगते होंगे हायर करने में। तो इस वजह से अगर आप यूएई के अंदर हैं या किसी भी जीसीसी कंट्री में हो और आपको जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप वहां पर मौजूद होना आपका एक अलग ही प्लस पॉइंट है। उसमें क्या होता है, जैसे इंटरव्यू है, आप देने गए इंटरव्यू, तो सामने वाले को मालूम है कि आप इंडिया से नहीं आने वाले हो, आप है ना यहाँ पे अवेलेबल हो, तो उसकी जो उसने आपको अगर ऑफर लेटर दिया है तो, और आप कल से ज्वाइन कर रहे हो, तो आप कल से कर पा रहे हो। अब मिसाल के तौर पे आपको इंडिया से सिलेक्शन होता है तो आपको आने में टाइम लगेगा ना, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, इतना वेट नहीं करेगा कोई। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ अलग ही लेवल के स्किल्स हैं, ऑफ कोर्स आपको जो है ना इंडिया से भी बैठे बैठे मिल जाएगी। बट मैंने वही कहा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है या आप डिफरेंट फील्ड में आना चाहते हो, तो आप जो है वो इधर आकर ही ट्राई करो। इन सारी चीजों के अलावा यहाँ पर क्यों आना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर आते हो और आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई भी जॉब स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे ना अपने एक लॉज हैं सारी जीसीसी कंट्रीज में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 8 आवर्स आप काम कर सकते हो। 8 आवर्स से ज्यादा अगर कोई कंपनी आपसे काम लेती है तो उस केस में आपको जो है ना ओवर टाइम मिलता है, या फिर आपको जो है ना कुछ अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे लॉज वगैरह बड़े स्ट्रांग हैं, इस वजह से लोग जो है ना प्रीफर करते हैं यहाँ पे काम करना। उसके अलावा यहाँ पे एक हैजल फ्री लाइफ है। आपको जो है ना किसी भी चीज के लिए जो है ना वो इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं है। आपकी हेल्थ सेक्टर में भी बात करो, एजुकेशन सेक्टर में भी बात करो, आपके अगर आपने बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ाते हो जॉब करने के बाद, तो उसका भी एक अलग ही जो है ना वो फायदे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। और लेकिन ये सारे बेनिफिट्स तभी होते हैं जब आपको यहाँ जॉब मिल जाए। और जॉब मिलने का मैंने आपको बताया कि इंडिया में जब मैं था तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है कि जॉब जो है ना वो लेने के लिए एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं। इवन कि मैं भी अपना बताता हूँ, मैंने भी है ना एक एजेंट को पैसे दिए थे, तो जो है ना उसने मुझे वीजा दिया था 3 मंथ्स का और टिकट दिया था, तो मेरे पैसे उसमें कवर अप हो गए थे। उसके अलावा भी वो और पैसे मांगने चाह रहा था, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो कोई लेने नहीं आया। ये मैं आपको एक है ना रियलिटी बता रहा हूँ। तो उसने जो है ना बड़ी बड़ी बातें करी एजेंट ने, लेकिन मैं उस दिन से मैंने किसी को भी कभी भी मैं प्रीफर या किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जो है ना वो एजेंट के थ्रू आए। एजेंट के थ्रू यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जब आया था 2017 में, तो उस टाइम मुझे एक जो जॉब मिल रही थी वो मेरे सर्टिफिकेट अटेस्टेड नहीं थे, इस वजह से जो है ना वो उन लोगों ने जो है ना वो मेरा वीज़ा प्रोसेस नहीं करा। तो उसके बाद मैंने और भी जॉब ढूंढी। मैं काफ़ी इंटरव्यूज देने गया दुबई में, लेकिन नहीं हुआ। तो 3 मंथ का एक वीज़ा हो गया, फिर जो है ना मैंने दोबारा वीज़ा लगाया, फिर तिबारा वीज़ा लगाया। तो 2000 मई से जनवरी 2018 में जाके मुझे एक जॉब मिली, वो भी एक रेफरेंस के थ्रू। तो आप लोग भी अपने जो है ना रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त, आपके कोई रिलेटिव
आपके कोई फैमिली मेंबर इधर रहता है तो आप उस तरफ से आते हो, उन रेफरेंसेस को यूज करते हो, तो उसके थ्रू भी आप जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन जॉब आपको रेफरेंस के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन उस जॉब में बाकी रहना ये आपकी एबिलिटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कंटिन्यू कर पाते हो और नहीं। और अपनी जॉब में आप जब इन्वॉल्व होते हो तो जो भी आपका सेक्टर है लर्न करने का, वहां पे आप इस लेवल तक लर्न करो कि आप है ना अपने काम से ना बोर होने लगो, तब जाके आपका नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो है ना कुछ लोग होते हैं जो 10-10 15-15 साल हो जाते हैं, और मिसाल के तौर पे वो कोई परचेज मैनेजर है, तो वो परचेज मैनेजर ही है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो ये ना ये जो वे है ये अच्छा नहीं है। आप अगर किसी पोजीशन पे यहाँ पर हो तो आपकी नेक्स्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस पोजीशन में इतनी महारत हासिल कर लो कि आपका जो भी बॉस है, ओनर है, वो आपको जो है ना नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करे, या अगर वो नहीं प्रमोट कर रहा है तो आप सर्च करके आप खुद प्रमोट हो जाओ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारी चीजें हम है ना किसी और इंटरेक्टिव सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। मेनली जो हमारा डिस्कशन है वो यही है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो आप यहाँ पर आकर जब जॉब हंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यूज होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है इन योर टेन्योर ऑफ वीजा, तो आप फर्दर मोर नेक्स्ट वीजा फिर से लेकर आ सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो। या हो सकता है कि आपको किसी और कंट्री में जाने का मौका मिला हो तो वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको जो है ना मुसलसल ट्राई करना पड़ता है, डेडिकेशन के साथ आपको ट्राई करना पड़ेगा। और जॉब मिलने में ना बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, सो यू शुड हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। क्या होता है कि नहीं मिल रही होती है तो लोग है ना मायूस हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि जो है ना वो अभी क्या होगा। मैंने अपने ही एग्जांपल दिया, मुझे 3 वीजा लगे, मीन्स 9 मंथ ऑलमोस्ट लगे एक जॉब मिलने में। वो भी जॉब भी ऐसी मिली कि उसके अंदर सैलरी भी इतनी कम थी कि जो है वो समझ में नहीं आता था कि जो है ना कैसे होगा। लेकिन आपको जो भी सैलरी मिल रही है, आपको जो भी जॉब मिल रही है, और आप यहाँ पे विजिट पे आए हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप वो पकड़ लो। क्योंकि क्या होता है कि जो है आपके पास जॉब होनी चाहिए, अगली जॉब बड़ी जॉब मिलने के लिए भी एक छोटी जॉब होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास यहाँ के जीसीसी का एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आपको एक मीडियम और थोड़ी अच्छे लेवल की जॉब जो है वो नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ का ज्यादा काउंट होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जो है ना लर्न कर लेते हो, तो उसके बाद जो है ना वो इजीली आपको जो है ना कंपनीज प्रीफर करती हैं। और आपको जो है वो यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आपका एक खर्चा होता है एकोमोडेशन का। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 300-400 दिरहम, मीन्स लाइक 10-15,000 के आसपास आपका एक मंथ का रेंट चला जाएगा जहाँ आप रह रहे हो। उसके अलावा जो है वो आपका थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा होगा, तो वो भी लाइक 400-500 दिरहम एनफ है। उसके अलावा आपका वीज़ा का, अगर आप से 2 मंथ का वीज़ा लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके 12 से 15 हज़ार में मिल जाता है वो। तो ये भी आपका एक आप ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा आप जो है वो यहाँ पे जब आपको जॉब मिल जाती है तो 2 तरह की कंपनीज होती हैं, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रीफर सिर्फ उस कंपनी को करो जो आपके वीजे का खर्चा उठा रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो आपसे कहेंगे कि हम आपका 2 साल का वीजा लगा रहे हैं, बट वी विल कट योर मनी फ्रॉम योर सैलरी ऑन एवरी मंथ। सो ऐसा अच्छा नहीं है, ये जो है ना कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। ऐसी कंपनीज में आप ना ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि वो लोग जो है ना आपको लगेगा कि आपको जो है ना जॉब लग रही है, बट एक्चुअली आपके हाथ में जब है ना कट होके मनी आएगी, पैसा आएगा हाथ में, तो वो बहुत ही कम होगा। तो ऐसी जगह भी आप है ना नहीं जाओ। तो यहाँ पर जो है वीजा जो है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही है कि वो अगर कोई भी स्पॉन्सर हायर कर रहा है किसी एम्प्लॉय को, तो वो उसका 2 साल का वीजे का खर्चा, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के 1 लाख to 1.5 लाख के आसपास होता है, 2 साल का वीजे का खर्चा, तो वो कंपनी ही उठाती है। और आपको कोई भी जो है ना टेंशन नहीं होती उसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि जैसे एक पेंशन होती है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर ग्रेजुइटी होती है। जितने साल आपने काम करा है तो ग्रेजुइटी कैलकुलेट करके आपको जो है ना लास्ट में जब आपका एंड ऑफ सर्विस होता है तो उस टाइम मिलते हैं पैसे आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 2 महीने की लीव सैलरी होती है। पूरे साल में 60 डेज का मतलब पेमेंट अलग आपको जो है ना होता है सैलरी का। तो ये भी मतलब आप 12 महीने काम कर रहे हो, बट आपको
पे हो रहा है 14 मंथ का। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिस वजह से लोग जो है ना वो इधर आते हैं, यहाँ पर आके जॉब करते हैं। उसके अलावा आप जो है वो ये सारी चीजें आप, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि आप जो है वो कैसे ट्राई कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप है ना इंडिपेंडेंट हो यहाँ आने के लिए। आपको आपके ऊपर ना कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी की भी, कि जो है ना आपको किसी की जरूरत है। आप डायरेक्टली अप्लाई करो, वीजा भी, अपना टिकट भी खुद करो, अपने लिए एकोमोडेशन भी खुद ढूंढो, सब हो जाएगा आपका। अगर उसके अलावा आपको अगर किसी चीज में आपको जरूरत महसूस होती है कि आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो आप, हमारी टीम है अलीगढ़ रेनेडेंस की, उसमें जो है ना आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो नो डाउट आप पूछ सकते हैं। Sir, I have a Regarding to question. यस प्लीज प्रोसीड। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल लाइन में होता है गल्फ कंट्रीज में स्कोप, तो जॉब के लिए क्या ह्यूमैनिटीज साइड से भी स्कोप रहता है? ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटीज हो या आपका बीएससी है या बीसीए है, एक्चुअली क्या है, ग्रेजुएशन जो है वो अपने आप में एक है ना बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। कोई भी ग्रेजुएट है, चाहे बीए करा है उसने, बीएससी करा है, कुछ भी करा है, उसके अंदर थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जैसे कहा ह्यूमैनिटीज करा है, तो आर्ट्स का कोई बच्चा है वो यहाँ पर जो है ना अप्लाई करता है, तो वो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेस पे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं। जैसे परचेज एग्जीक्यूटिव हो सकता है, परचेज मैनेजर हो सकता है, परचेज मैनेजर तो परचेज असिस्टेंट हो सकता है, सेल्स मैनेजर हो सकता है, सेल्स असिस्टेंट हो सकता है, लॉजिस्टिक के अंदर स्टोर मैनेजर हो सकता है, या स्टोर में असिस्टेंट हो सकता है। तो इन सारी जॉब्स में जो ये मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ ना, इनके अंदर कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको बीटेक होना चाहिए या आपको जो है ना वो कोई है ना और कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप है ना ग्रेजुएशन हो, ये अपने आप में जो है कमाल है। मतलब यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं ग्रेजुएशंस जो लोग होते हैं, ग्रेजुएट जो होते हैं। सर हिस्ट्री फील्ड में नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ही अगर हिस्ट्री फील्ड में है और जॉब हिस्ट्री के फील्ड में नहीं मिलता है वहां पे। नहीं, हिस्ट्री फील्ड में भी यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं या यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो उसमें हिस्ट्री के टीचर्स की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे, क्योंकि यूएई जो है वो, और या फिर और भी जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये अपने आप में हब है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं सर्वेज वगैरह कराने की, जो जो लोग प्रिफर करते हैं कि उनका जो जो भी जॉब उसी बंदे को पहले देंगे जो इसके पास जो है वो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री हिस्ट्री वगैरह में होगी। थैंक यू। थैंक यू। Sir, can you take questions from the chat box? Yeah, of course. Let me check. And I advise everyone to mute Hello. मैनेजमेंट वालों के लिए यहाँ पे स्कोप है। यहाँ पर एमबीए कोई करे हुए है तो उसका एक अलग ही स्कोप है। उसमें क्या है, यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग्स की जॉब है, या फिर यहाँ पर अगर आप एचआर में एमबीए कराया आपने, तो एचआर वाली जॉब्स हैं, वो सारी जॉब्स जो हैं वो एमबीए वालों के लिए यहाँ पर बहुत जॉब्स है। मैनेजमेंट की बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में, तो उसके अंदर भी मैनेजमेंट वालों को ही प्रीफर करा जाता है। सर हेलो। हाँ सर, हाँ बोलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, हम लोग बाहर गल्फ प्रीफर, अगर मान लीजिए हम लोग गल्फ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम जी लोग अपना यहाँ इंडिया का एक्सपीरियंस लें या वहीं जाकर एज अ फ्रेशर हम ज्वाइन कर कर वहाँ जाकर लें? जैसे फॉर एग्जांपल हमने बी किया, बी के साथ जी। साथ हमने जॉब भी की। अब इसके बाद सर अगर हम लोग गल्फ जाते हैं, सऊदी या दुबई, कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो ये एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा? वो लोग हमें एज अ आपका फ्रेशर जो, ट्रीट करेंगे? नहीं, आपका जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा ऑफ कोर्स। लेकिन सर वो आपने बी अगर, के साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ है तो?
हाँ वो भी काउंट होगा, क्योंकि बी यहाँ पे बी जो कोर्स है उसकी यहाँ पे सारी जगह जो है ना, मैंने अंडरस्टैंडिंग देखी है, सब लोगों को मालूम होता है कि बी के साथ जो है ना जॉब करते हैं। इवनिंग कोर्स जी होता है ना बी। तो जी। आपका जो है ना उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है कि आपने बी की क्लासेस को स्किप करके वो एक्सपीरियंस लिया है। एक तो होता है जैसे कोई बीटेक वाला बंदा है या कोई है, उसने जो है ना अपनी क्लासेस या उसने जो है ना डिग्री वगैरह अपनी ले ली है कहीं से, और जो है ना वो जॉब कर रहा था, तो ऐसे लोगों को प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन जैसा आपने बी वाला केस बताया तो उसमें आपको एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी तो प्रोवाइड करेगा। तो जब जी सर, आपको उन्होंने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। प्रोवाइड कर रहा है और वो आपकी बी की क्लासेस के साथ क्लैश नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस काम करेगा आपका। तो सर वहां पर अब इस वक्त डायरेक्ट जाना ठीक है किसी भी गल्फ में, या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी। पर्टिकुलर। जी देखिए ऐसा ऐसा है, इसमें कंसल्टेंसीज की हेल्प आपको तब लेनी चाहिए जब आपके अंदर अपने पास आपके पास टाइम नहीं है या आपके अपनी स्किल्स नहीं है कि आप खुद जा सकते हैं। कंसल्टेंसीज उन लोगों के लिए ही होती है जो खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सारी चीजें आपकी टिप पर हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, खुद है ना डायरेक्टली आप आ सकते हो और डायरेक्टली आके सर्च कर सकते हो। सर, लिंक्डइन पर मैंने बहुत ज्यादा मतलब अप्लाई किया है, लेकिन वहां से कोई सॉल्यूशन होता नहीं है सर, मोस्टली सर, लिंक्डइन से सर। लेकिन मैंने आपने जो अप्लाई करा वो वहीं रह के अप्लाई करा ना, इंडिया में रह के। जी जी सर। हाँ, तो जब आप अपने सीवी के अंदर लिख देते हो ना कि आप करेंटली अवेलेबल हो यूएई के अंदर या किसी भी जी सर। जीसीसी कंट्री के अंदर, तो आपको जो है ना इंटरव्यूज कॉल की जो है ना, मैं आपसे बोलूंगा कम से कम भी 10 गुना चांसेस हो जाते हैं कि आपको कॉल्स वगैरह आएंगी। सर अगर हम क्योंकि वहीं आपको जाकर अप्लाई करते हैं तो 90-10 का रेशियो है सर, जॉब मिल जाएगी वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल मतलब यही मैं आपसे कह रहा मतलब हूँ, जब आप यहाँ एक्सपीरियंस पे भी है आते हो हमारे ना। पास 5 ईयर का। हाँ 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 हाँ। तो आपके फिर यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर आ जाते हो ना तो आप सामने वाली कंपनी को मालूम होता है बंदा जो है अवेलेबल है, तो वो लोग आपको जो है ना बुलाकर आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके सर। हाँ, फिर चांसेस पक्का बढ़ जाएंगे आपके वहां रह के। बहुत ही कम चांसेस हैं, और मैं आपको सच बताऊं ना, चांस ही नहीं है वहां रह के आप अप्लाई करो और मिल जाए। उसकी वजह यह है कि मैंने ये देखा है अपनी कंपनी में भी, और मेरे जो भी जिन भी कंपनीज को मैं जानता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ किसी इंजीनियर की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है, तो जी उस सर। केस में, और हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना वो ऐसा चाहिए जिसे इसी फील्ड में तजुर्बा हो, तो उस केस में भी वो इस तरह से जॉब मतलब बंदे को सर्च करेंगे कि वहाँ की इंडिया की कंपनीज के जो इनके पास एक्सपीरियंस है और सेम फील्ड के एक्सपीरियंस है, उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, उन्हें डायरेक्टली बस उठवा लेंगे कि भाई आ जाओ। तो अगर आपका स्किल उस तरह का है कि आपको जाना डायरेक्टली जाना कोई यहाँ से हायर कर ले, तो एक बात अलग है, अदरवाइज आप अप्लाई करते रहिए, लेकिन यहाँ से फिर आपको इस तरह से कॉल्स नहीं आएंगी। उसकी सर वजह यही है कि वो लोग प्रीफर करते हैं कि बंदा यहीं अवेलेबल होना चाहिए। सिविल के लिए कौन सी जगह बेस्ट है सर, दुबई या सऊदी सर, सिविल इंजीनियर के लिए तो? इस टाइम अगर मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो इस टाइम सऊदी अरब है, जस्ट बिकॉज उनका एक अलग ही विजन चल रहा है इस टाइम, और वो न्यू जो है सिटी। ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, तो सऊदी अरब इस टाइम रियाद रियाद कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया बेस्ट। जी सर, क्योंकि न्यू दुबई के सिटी। अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और अभी भी हो रहा है। दुबई भी अपनी जगह, दुबई क्या है ना, दुबई एक तरह से मैं बोलूंगा कि एवरग्रीन है, हमेशा यहाँ पे जी स्कोप रहता है चीजों का। सर। लेकिन अगर बूम आया हुआ है, बूम की आप बात करोगे तो इस टाइम सऊदी अरब में। ओके सर। ठीक है सर, थैंक। और कोई किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज गो हाँ अहेड। सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, करंटली हम एमबीए कर रहे हैं अलीगढ़ से, तो मेरा ऑपरेशन में जाने का ये इरादा है, और सप्लाई चेन में ही करना है जॉब। तो हम सोच रहे हैं कि सप्लाई चेन में करने के लिए ज़्यादातर किन सब स्किल्स की वहाँ ज़रूरत है जो अच्छा पैकेजेस ऑफर करें। आपका ग्रेजुएशन किस फील्ड में है? मेरा बीएससी जियोलॉजी है। हाँ, जियोलॉजी है आपका, और आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं। जी हम्म। तो आपका क्या सवाल था फिर, मतलब आप क्या करना चाह रहे थे? सर, जैसे ऑपरेशन मैनेजर और इस तरह की, इसके लिए मतलब सप्लाई चेन में ही जाएंगे हम अभी स्टार्टिंग, सप्लाई हम्म। चेन। तो उसमें हम सोच रहे थे कि किस तरह की स्किल्स जिससे एक ज्यादा
मतलब एक्सेसिबल हो जॉब और अच्छी पैकेजेस जो है, और किस तरह की स्किल्स हमें सीखनी चाहिए जिससे ज़्यादा फायदा हो मुझे, लाइक तो जी आपका अभी जी एमबीए जो है वो करंटली आपका चल रहा है, राइट? जी जी हाँ फाइनल ईयर है। हाँ। तो आपका ऑपरेशंस में एमबीए हो रहा है? जी, ऑपरेशन एंड मार्केटिंग, मेजर ऑपरेशन माइनर ऑपरेशंस एंड, मार्केटिंग। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो सप्लाई चेन में जाने का है? जी जी हाँ हाँ, तो सही है। तो फिर आप मतलब एक तरह से आप जो है ना इधर आकर अप्लाई जब आप करोगे तो आपकी जो, आपने जो जियोलॉजी वाला बताया ना, तो उस तरह की फील्ड में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। अच्छा क्योंकि एमबीए तो सब लोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। किसी ने जो है ना वो बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो एमबीए कर लेता है ऑपरेशंस में। जी तो सर। अब जो है वो ऑपरेशंस, एमबीए ऑपरेशंस तो आपको सिखा रहा है, लेकिन आपकी जी जो फील्ड है ना वो ग्रेजुएशन से ही है। जी सर। आपको जो अच्छे पैकेज मिलेगा ना वो ग्रेजुएशन आपका जो मैकेनिकल से है, उसी जी सर। फील्ड में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाते हो तो वहां पे आपका जो है ना पैकेज एक अलग होगा। ठीक है, आप है ना नेट पे सर्च कर सकते हो कि जियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे किस तरह की कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज है। आप गूगल पे एक सर्च करोगे आपको सारी कंपनीज है ना लिस्ट आ जाएगी पूरी, किन किन कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने सेशन में ना बोलना भूल गया, सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं जॉब मिलने के अगर ऑनलाइन वे में आपको चाहिए, तो आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाकर वहां पर जी जो सर। ईमेल दिया हुआ है ओ वाला या एचआर वाला, उसे आप डायरेक्टली आप ईमेल करो। ये सबसे ज्यादा अ, आसान तरीका और सबसे फास्ट तरीका है जॉब मिलने का। तो जैसे आप है ना जियोलॉजी की फील्ड में जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं, उनकी लिस्ट ले लेते हो और उन सारी कंपनीज में अपना सीवी भेजते हो, तो आपके चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे। और आपका जो है ना वो ऑपरेशंस, देखो आप मैनेजमेंट जो है ना वो एक ऐसी चीज है, वो जब तक फील्ड में आप काम नहीं करोगे ना तब तक आपको एक मैनेजमेंट का ना आइडिया वो लेवल पे नहीं हो पाएगा। जी सर। इंडिया में क्या हो रहा है या फिर जो भी कंट्रीज हैं क्या हो रहा है कि कोई भी एमबीए कर रहा है ना तो वो डायरेक्टली फॉरेन ड्रीम आउट करता है कि जो है ना हमें जो है ना फला मैनेजर की जॉब मिलेगी या फला उसकी मिलेगी। तो जी मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए ना आपकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप चीजों को मैनेज कर पा रहे हो नहीं। जी सर। तो इसके लिए मतलब मैं तो आपसे भी कहूंगा या कोई भी है कोई फ्रेशर, तो मैं सबसे कहूंगा कि जो है ना 2 साल कम से कम भी अपना ना एक फील्ड में दो, या कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो तो उसके प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर दो। तो फिर जब आप है ना ऊपर जाते हो, फिर जब आप मैनेजर बनते हो तो आपका एक अलग ही लेवल होता है। फिर ना आप यकीन मानो, आपको कंपनी नहीं चला रही होती है, आपके हिसाब से कंपनी चल रही होती है। जब उन लोगों को ना भरोसा हो जाता है कि जो है ना यार ये बंदे के जो है ना डिसीजन जो है ना बड़े स्ट्रांग है, तो वो डिसीजन के अंदर जो है ना स्ट्रांगनेस जो आएगी वो तभी आएगी जब आपको अपनी फील्ड का जो है ना तजुर्बा होगा। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम सलाम। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि उधर आईटी इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? आईटी इंडस्ट्री का यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जहां तक मैंने देखा है आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडिया से ही आईटी सर्विसेज ले रही हैं। यहाँ पे मोस्टली जो कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ के जो बैंक्स वगैरह हैं वो इन्फोसिस से काम करते हैं। और इन्फोसिस आपको पता है कि जो यस है सर। वो इन्फोसिस बेंगलुरु और समवेयर एल्स यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना लोग जॉब करने जाते हैं। तो वहाँ पे काम वो लोग वहाँ कर रहे हैं, लेकिन काम यहाँ के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब आईटी का इतना ज्यादा यूएई के अंदर स्कोप नहीं है, कम स्कोप है। यहाँ पर भी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे जैसे कि कोई प्लांट है उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं, तो वो कंपनीज यहाँ पर भी हैं। जैसे यस मैं सर। आपको एक मिसाल देता हूँ। आपका जो है वो जैसे आपका एक जैसे आपका एचआर मैनेजर है वो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने की कंपनीज यहाँ पर हैं। तो वो जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली आईटी वालों को हायर कर रही हैं। तो यहाँ पर हो रही है हायरिंग आईटीज की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। इंडिया से डायरेक्टली ये लोग सर्विस ले रहे हैं। यहाँ के बैंक्स भी मैंने देखा है कि वो इंडिया से डायरेक्टली अपने आईटी सॉल्यूशंस ले रहे हैं। तो सर आईटी पूरे का गल्फ स्कोप में? जो है, हम्म, पूरे गल्फ में, सऊदी वगैरह सब जगह? इन सारी कंट्रीज में अगर आईटी के मामले में सबसे आगे कोई है इस टाइम, तो मैं यूएई को ही कहूंगा।
क्योंकि ये लोग जो है ना वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो यूएई के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो मैं कहूंगा आईटी का स्कोप है इन सारी कंट्रीज में अगर कंपेयर करा जाए। बट अगर इंडिया से कंपेयर करा जाए तो यूएई के अंदर कुछ भी स्कोप नहीं है आईटी का एज कम्पेयर टू इंडिया। हेलो सर। सर थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सर मैंने सर बी किया है एएमयू से। देन किस अभी मैं ब्रांच? एमटेक सिविल सिविल इंजीनियरिंग से, और अच्छा अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ मैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से। तो सर मैं अच्छा। किस पे ज़्यादा प्रेफर करूँ, सिविल इंजीनियरिंग बीटेक बी पे, या फिर एमटेक करूँ सही से यहाँ एएमयू से? मतलब जॉब स्कोप किस में ज़्यादा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर सर सिविल इंजीनियरिंग में? आपकी जो लाइन है ना वो आपने सिविल इंजीनियरिंग को ही ट्रांसफॉर्म किया ना एनवायरनमेंट पे। यस सर, एनवायरनमेंट यस किस सर, मैंने सर पहले डिप्लोमा किया, देन उसके मैंने बी किया, और इस सर मैं गेट से डिप्लोमा मैंने किस ब्रांच में किया एनवायरमेंटल था आपने? सिविल में ही सिविल किया था? सिविल। जी सर, ये भी सिविल में ही किया है, गेट भी मेरा सिविल से ही हुआ है क्वालिफाई। अरे वाह। देन मैंने हम्म। सिविल में एनवायरमेंट ब्रांच को लिया है। सिविल में लेकिन ये पार्टिकल होते एनवायरनमेंट हैं। ब्रांच में जहां तक मैं जानता हूँ सारी फील्ड के ही लोग आते हैं ना, मैकेनिकल वाले भी कर लेते हैं ना नो नो एनवायरनमेंट में। नो, इसमें सर केमिकल वाले आते हैं और सिविल वाले आते हैं। ये अच्छा ये अच्छा कोर अच्छा। कोर ब्रांच सिविल का ही है। सिविल में हाँ हाइड्रोलिक्स, हाँ। एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा। और यही तीन मेन है। बाकी अर्थक्वेक भी है, ये सब भी है। तो मैंने अच्छा ये एनवायरनमेंट। ग्राउंड ग्राउंड इंजीनियरिंग, सॉइल की स्टडी, ये सब है यस सर, आपके वाटर पास वाटर बेसिकली एमटेक में। इट्स वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन रिलेटेड। वेरी गुड। हाँ 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 हाँ। तो सर आई वांट टू आस्क कि सर वो सिविल इंजीनियरिंग जो मैंने किया उसमें ज़्यादा जॉब का स्कोप है, या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बाहर स्कोप है? बिकॉज लोग मुझे बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट का काफ़ी स्कोप है बाहर साइड में। देखो आप ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एजुकेशन ना वो कभी बेकार नहीं जाती। आप एमटेक जो कर रहे हो अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, होने वाला है कंप्लीट। 1 साल हो यस सर। गया आपका। नहीं, मैं सर हाँ अभी तो फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया मैंने। अच्छा अच्छा, तो जॉब भी करते हो आप साथ में? नहीं, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, सबसे एमटेक की मॉर्निंग क्लास हो रही है ना। मैंने बी में किया था जॉब, जब मैं बी में था तो। बी में आपने जिस फील्ड में जॉब किया है ना उस फील्ड के अंदर आप ट्राई करना ना। तो आपने दैट इज जिस फील्ड में कंस्ट्रक्शन लाइन। जॉब, हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में आप ट्राई करना। देन सर अभी जो एमटेक कर रहा हूँ इन्वायरमेंट से, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है ना एज कम्पेयर टू, अगर मैं अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को देखूँ। देखो आप ना एक होता है कि आप अभी क्या स्टेप लो, तो उसके अंदर मैंने आपको जैसे कहा आप कंस्ट्रक्शन में जाओ। ये मेरा जो है ना वो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप उसी के पे उसी में जो है ना जाओ। लेकिन ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ना उस फील्ड का आइडिया है। तो जब आप एक बार कंस्ट्रक्शन में ही जाते हो, अब रही बात आपने जो एमटेक किया है या एमटेक आपका जो कंप्लीट होगा वो डिफरेंट फील्ड होगा एकदम। तो डिफरेंट फील्ड के अंदर आप जब जाओगे ना तो एज अ फ्रेशर ट्रीट होगे। और अभी जो आप एक्सपीरियंस के तौर पे जाओगे तो आपकी जो एक सैलरी होगी या फिर आपको जो एक पोजीशन मिलेगी वो एक अच्छी मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। कंपनीज या कोई भी जो हायरिंग अथॉरिटी है उसे जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस हमेशा जो है ना ओवरकम करता है एजुकेशन पे। अब रही बात जो आप पढ़ रहे हो आज की तारीख में वो आपका कभी बेकार नहीं जाएगा। आपको 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा जॉब करते हुए, लेकिन आपको लास्ट ये रियलाइज हो जाएगा कि आपका जो एमटेक है वो आपके साथ में जो है ना यूटिलाइज हो रहा है बुरी तरह। तो वो आपको जो है ना बाद में आइडिया हो जाएगा। मुसेम भाई और वो जो अटेस्ट करने वाली बात थी डिग्री को, वो सर कैसे करना था मुझे समझ में डिग्री अटैच करने का एक प्रोसीजर है जो है ना दिल्ली, हम लोग जो है ना आपको इंफॉर्मेशन भी दे देंगे ग्रुप में। दिल्ली में जो है ना वो एक दो रिलायबल एजेंट्स हैं जो आपको आसानी से करा सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली करा सकते हो। अगर आपने एमयू से पास करा है तो आप लखनऊ जाओ। लखनऊ में जाके जो है ना अपनी एचआरडी मिनिस्ट्री है वहाँ पे एचआरडी की, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप अटेस्ट करा लो। उसके बाद है ना आप आ जाओ दिल्ली के अंदर पटियाला हाउस, वहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंप वहाँ से लगवा लो। और उसके बाद यूएई के अंदर ही वो सॉरी दिल्ली के अंदर ही चाणक्यपुरी और आपका जहाँ भी एम्बेसी है वहाँ पर आप जाके एम्बेसी की अटेस्टेशन करा सकते हो विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एजेंट और एनी। आप कोई अपना फर्दर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करो उसके अंदर। आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब वगैरह में बिजी हो, तो आप डायरेक्टली जो है ना दिल्ली में एक जगह है मैं बता दूंगा बाद में, वहां पे जाके वो कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करता है, नॉमिनल चार्ज लेता है, वो भी अटेस्ट करा कर दे देता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। जी। वालेकुम सलाम। सर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और एमईपी का क्या सीन है? एमईपी और एचवीएसी। एमईपी और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड डिजाइन। इलेक्ट्रिकल, हाँ यहाँ पे जो है ना इसका बहुत स्कोप है।
जस्ट बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, आप तो जानती होगे, आपकी फील्ड है, जैसे पीएलसी का जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ की मशीनरीज में। यस सर। तो वो जो है ना पीएलसी की पूरी जो फील्ड है वो आपकी है। तो अगर आप वहां से पीएलसी प्रोग्रामिंग लर्न करके आते हो यूए के अंदर या सऊदी अरब के अंदर या किसी भी कंट्री में जीसीसी में, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इजीली और अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। सर तो वीटी के बाद आ सकते हैं या 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद? नहीं, डायरेक्ट आ जाओ आप 2-3 साल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोगे उसके बाद आपका एक अलग ही स्वैग होगा, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली आ सकते हो। लेकिन मैंने वही कहा, आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, पीएलसी प्रोग्रामिंग की। यस सर। क्योंकि क्या हो रहा है कि जितनी भी यहाँ पे मशीनरीज मैंने देखी हैं वो सब के अंदर पीएलसी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, और उसका इंजीनियर जो है ना वो बड़े ऐश में रहता है। इवन के कुछ लोग तो यहाँ पे पीएलसी की जिन्हें नॉलेज है वो जॉब भी नहीं करते हैं, वो फ्रीलांस काम करते हैं और अच्छा चार्ज करते हैं। आप वो भी काम कर सकते हो जॉब के अलावा, अपना डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना छोटा मोटा लाइसेंस बना के आप डायरेक्टली कंपनीज में जाके ये काम कर सकते हो। किसी के यहाँ हेलो कोई सर। प्रॉब्लम उसे आप सॉर्ट आउट कर रहे हो। एमईपी का क्या सीन है? ईसी एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बर डिजाइनिंग का। ये भी आपने करा है? नहीं, ये कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, इसका भी एमईपी का भी बहुत स्कोप है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है ना सारी कंपनीज में जो है ना रिक्वायरमेंट होती है इस पोजीशन की, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यस सर। तो नो डाउट एमईपी का भी बहुत ज्यादा है, एचवीएसी का भी बहुत ज्यादा है। एचवीएसी का इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर एचवीएसी इंजीनियर हर बिल्डिंग को चाहिए होता है, बिल्डिंग बनने से पहले भी और बनने के बाद भी। यस सर। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं एमए से बीटेक किया हूँ 2022 में, लास्ट ईयर सर। 2022 में किस यस ब्रांच सर। में? सर सिविल से। तो सिविल से। सर मुझे क्वालिटी इंजीनियर में एज ए जॉब कर रहा हूँ सर। तो सर आप कहाँ यही जॉब कर रहे हो? आपकी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा माइक्रोफोन के करीब आओ। इंजीनियर इन बॉम्बे में जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर मैं यूएई में इसके बारे में सर, अगर मैं क्या स्कोप है या कैसे जाने का है, जे मतलब विजिट वीजा क्या प्रोसेस है सर? हाँ, तो मैंने आपको विजिट वीजा का प्रोसीजर बताया। आप है ना जॉब जहाँ कर रहे हो, आपको 1 साल हो गया मेरे ख्याल में जॉब करते, 2022 में अगर कराया आपने। हेलो 1 साल हो गया आपका जॉब करते हुए। सर। यस सर। तो आप जो है वो यहाँ पे विजिट वीजा लेकर आ सकते हो डायरेक्टली। आप musafir.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर साइन अप करके वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो सर ये एज ए क्वालिटी का क्या स्कोप है उधर सर? किसका? एज ए क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन में सर, क्वालिटी इंजीनियर। हाँ, बहुत स्कोप है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत चल रहे हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सऊदी अरब के लिए ट्राई करो पहले, तो ज्यादा अच्छा है। सर एक्चुअली सर दुबई में एक रिलेटिव है सर। तो हाँ, तो फिर तो आप वही सही करो, फिर तो सही है। तो सर उन्हीं के थ्रू सर विजिट वीजा में ट्राई करें सर। हाँ, तो सर विजिट वीजा में मतलब कोई इशू तो नहीं होती? मतलब एक्चुअली सर वहाँ जाएं और विजिट कंपनियों, मतलब चांसेस भी बहुत कम होते हैं। 3 महीने की वैलिडिटी होती है सर। हम्म। तो सर क्या मतलब कैसे करें, मतलब अगर रिलेटिव में तो कैसे क्या प्रोसेस करें, कुछ आइडिया दीजिए सर। तो आप जो है वो यहाँ पर आओगे तो आपको जो है वो रिलेटिव के यहाँ पे रहना है, राइट? राइट सर। हाँ, तो फिर आप है ना वहाँ रह के अप्लाई करो। मैंने आपको एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स बताए थे। आप डायरेक्टली कंपनीज में जाके विजिट करो, डायरेक्टली प्लांट्स में जाके विजिट करो, वहाँ पे डायरेक्टली अपना सीवी दो, आपको जॉब मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 1 ईयर का सर एक्सपीरियंस भी हो गया है मेरे 1 पास। ईयर का हो गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 साल का कर लो कम से कम भी। 2 साल का एक्सपीरियंस एक कहलाता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। सर यहाँ का एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है सर, इंडिया बिल्कुल का? काउंट होगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्यों नहीं काउंट होगा? तो सर देखो काउंट होगा, और आपकी जो सैलरी या फिर आपकी जो पोजीशन होगी वो नियर टू द फ्रेशर होगी, लेकिन एज अ फ्रेशर भी नहीं ट्रीट होगे आप, क्योंकि आपको जो है ना चीजों का आइडिया है। सर तो विजिट वो वीजा नियर में टू द फ्रेशर भी बहुत अच्छा है।
विजिट वीजा में तो कोई इशू तो नहीं है ना सर? विजिटर से रेमर्स है अपना। विजिट वीजा आप निकालवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, इजीली आ सकते हो विजिट वीजा। ठीक है सर, थैंक यू देखो सर। एक चीज मैं आपको है ना बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आप आते हो ना तो विजिट वीजा, कोई कुछ कंपनीज होती हैं वो कह देती हैं एक और विजिट वीजा लगा लो 3 महीने का और है ना कंटिन्यू करो, जॉब करते रहो। तो आप ना ऐसी जगह जॉब नहीं करना, उसकी वजह यह है कि वो आप जो जॉब कर रहे हो वो इलीगल है। विजिट वीजा पे यहाँ पे जॉब नहीं होती जब तक आपका पक्का वीजा रेजिडेंसी नहीं हो जाता है। तो आप ना ऐसी जगह बिल्कुल काम नहीं करना जो आपको विजिट वीजा के ऊपर काम कराते रहे, वो इलीगल है आपके लिए भी उस कंपनी के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर मैं अभी अबू धाबी में ही हूँ और अरे वाह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे बीटेक करने के बाद कुछ कंपनी है उस बिना टेस्ट सर्टिफिकेट अटेस्टेशन के ही आप अगर जॉब हाँ। कर रहे हैं यहाँ, यस। और अभी मैं सोच रहा हूँ अटेस्टेशन करवाने को अब, तो ये अटेस्टेशन जो यूएई से होगा तो सिर्फ ये वैलिड फॉर यूएई रहेगा, ये लीगल होगा आपका डिग्री फॉर यूएई, तो अगर मैंने और आपको भी मैंने जीसीसी कंट्रीज के। नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं होगा बाकी कंपनीज के, बाकी कंट्रीज के लिए। आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा वो यूएई के लिए होगा, अगर यूएई के एम्बेसी की उसके ऊपर स्टैंप है। अगर आपको बाकी कंट्रीज, देखो जो अटेस्टेशन है ना उसके अंदर 2 सेगमेंट्स है, 3 सेगमेंट है। एक स्टेट, आपकी जो स्टेट है वहां से आपने करा लिया इंडिया में। दूसरा आपने दिल्ली से करा लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। ये जो 2 स्टैंप्स हैं ये आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। इसके लिए आपको दोबारा नहीं कराना। अब जो जैसे आप यूएई के अंदर हो तो यूएई की एम्बेसी जो है दिल्ली में या मुंबई में, वहां से आपने जो अटेस्टेशन करा लिया ना तो आप यूएई के लिए वैलिड हो गई आपकी डिग्री। अगर आपने वहीं पे उसी इंडिया के अंदर ही सऊदी अरब की एम्बेसी से करा लिया या कतर की एम्बेसी से करा लिया तो वहां पे आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी फिर। आप समझ गए मेरी बात? मतलब आपके जो स्टेट और नेशनल लेवल है इंडिया का, वो जो स्टैंप है वो आपकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वैलिड है। जी उसके जी बाद मैंने सिर्फ एम्बेसी, हाँ, हाँ। हाँ, मिसाल के जी तौर मैंने पे अभी समझा आप ये। अबू धाबी में हो ना आप, तो आपने जैसे यूएई की लगा ली, यूएई की स्टैंप है ना आपने लगवा ली। आप कल को आपका प्रोग्राम होता है, आपको जॉब मिल रही है सऊदी अरब में, तो आपको सऊदी अरब की सिर्फ एम्बेसी से स्टैंप करानी है, बाकी डिपार्टमेंट से दोबारा नहीं करानी। ओके ओके सर, करेक्ट एडवाइस दिया आपने। मैंने यहाँ कुछ यहाँ भी जिस तरह से इंडिया में वैसे यहाँ भी एजेंसीज हैं जो अटेस्टेशन करवाती हैं, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने ही आपका जो आपने जो प्रोसीजर समझाया स्टेप बाय स्टेप वही अटेस्टेशन का सारे प्रोसीजर उन्होंने एचआरडी एमईए एम्बेसी अटेस्टेशन और मोफा का स्टेप्स बताया उन्होंने उन्होंने 2 चीजें लेकिन एक क्लियर किया सिर्फ यूएई के लिए ये रहेगा, बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए जो है आपको फिर एक और उन्होंने कुछ बताया कि उसके थ्रू होगा, सिर्फ ये नहीं, यूएई के लिए बाकी वैलिड होगा। हाँ वो यूएई के लिए ही वैलिड होगा। बाकी जैसे कल को आप, मैंने आपको कहा सऊदी अरब जा रहे हो, तो आप सऊदी अरब की सिर्फ एम्बेसी से स्टैम्प करा लो, आपकी डिग्री फिर वैलिड हो गई सऊदी अरब के लिए। ओके 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 मुसब या जी, आप थैंक कतर यू। जा रहे हो, कतर की खाली एम्बेसी से कराओ आप। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ जीसीसी, पूरी जीसीसी के लिए अटेस्टेशन का भी आ गया है, तो वो तो अभी तक नहीं आया है लेकिन आने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि मैंने आपको बताया एक जीसीसी का वीजा भी लॉन्च होने वाला है जल्दी। खाली एक ही वीजा से आप सारी कंट्रीज में आ सकते हो, तो वो एक अलग बनेगा। वो तो अभी शुरू नहीं हुआ ऐसा कुछ कि आप जीसीसी के लिए एक ही स्टैंप लगवाओ। ओके ओके मुसब भाई। और अ, यहाँ पे आपने जब पूछा ही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप है ना यहाँ के थ्रू नहीं कराओ। आप दिल्ली में भेज दो अपनी डिग्री, वहाँ पे अपने रिलेटिव को घर पे भेज दो, उन लोगों से दिल्ली से डायरेक्ट करा लो। तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग कराएंगे वो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और टाइम भी बहुत लगाते हैं, 15-20 दिन लगा देगा वो। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। यूएई में सर रेफरेंसेस काम करते हैं सर? हाँ यूएई में जो रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस के थ्रू सर, वो हाँ। होते हैं सर? है रेफरेंस के थ्रू क्या? रेफरेंस जो के थ्रू जो इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं सर, तो हाँ जी, उसमें हाँ जी। पॉसिबिलिटी है सर सिलेक्शन की? हेलो उसमें क्या सर। कह रहे हो आप सेक्शन की? सर एक्चुअली सर डायरेक्ट इंटरव्यू जो होता है हमारा कंडक्ट नहीं हो पाता है, तो रेफरेंस के थ्रू पॉसिबिलिटी बढ़ती है सर?
यूएई यार में? देखो, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही फ्रेंडली से हमारा सेशन चल रहा है। इसमें क्या होता है ना कि रेफरेंस के थ्रू आप कहीं पे जाते हो ना, तो वो दो चीजें होती हैं। एक तो विदाउट इंटरव्यू आपका हो जाता है, और अगर इंटरव्यू के थ्रू हो रहा है तो फिर रेफरेंस किस काम का। और अगर इंटरव्यू हो भी रहा है फॉर्मेलिटी के तौर तौर पे, तो तब भी आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है ना, अगर आपका रेफरेंस लग रहा है तो। एक्चुअली सर मैं यही इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू कंडक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, नॉट इंटर सिलेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कोई आपके रिलेटिव हैं, वो किसी कंपनी में जनरल मैनेजर है। अब वो आपका जो है ना वो रेफरेंस के थ्रू इंटरव्यू कराना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो आपका इंटरव्यू इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी का प्रोसीजर होगा ये। कोई भी जो है ना सिलेक्शन होता होगा तो इंटरव्यू बेस्ड होता होगा। तो हो सकता है ऐसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ सही आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही है आवाज आपकी। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मेरा एमबीए भी चल रहा है अभी एबी होते हैं एचआर में, सेकंड ईयर। अच्छा, और वेरी जो गुड, मेरा माशाल्लाह। ग्रेजुएशन मेरा जो ग्रेजुएशन था वो बीकॉम हुआ है। तो मैं ये वेरी कह रहा गुड। था सर कि इसमें जो प्रायोरिटी अगर गल्फ कंट्रीज में जो दी जाती है, मतलब स्कोप किसका ज्यादा है, अगर मैं एचआर के बेस पे वहाँ जॉब दूँ या फिर कॉमर्स या अकाउंटिंग वगैरह में, तो मतलब किसका स्कोप ज्यादा है? देखो, आपने जब बीकॉम करा था तो अभी आपका सेकंड ईयर है। जी सर, मास्टर्स का सेकंड ईयर चल रहा है एचआर अच्छा, में। तो मतलब आपने एचआर चूज कर ली है ना। जी जी। तो जब मैं मतलब कह रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब आपका जब बीकॉम था तो आपने फाइनेंस में जाना चाहिए था ना, आपको फाइनेंस सेलेक्ट करते आप। वो एक्चुअली सर ये मास्टर्स एमबीए नहीं है, मतलब मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स है एक तरीके से, क्योंकि हाँ मैं हाँ, ऐसे ह्यूमन काफी लोग रिसोर्स। पहचान जी, अच्छा। नया कोर्स आया अच्छा, था आपका नाम इसलिए एचआर में मैं। ही आया था, मतलब एचआर में ही नाम आया था जी आपका जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मतलब तो आपके इसलिए सर। ऊपर नहीं है सिलेक्शन करना। जी जी। हम्म। तो आपके पास जो है ना दोनों हाथों में आपके लड्डू हैं, दोनों में ट्राई करो ना, जिसमें हो जाता है उसमें जाओ। तो सर उसमें जैसे अगर एक्सपीरियंस जो है मतलब पहले लेना पड़ेगा इंडिया में, तो या फिर डायरेक्ट अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे नहीं, तो। आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे आने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली आ सकते हो। आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन जितनी कम होगी ना वो इंडिया की जो स्टार्टिंग होगी उससे ज्यादा ही होगी, ये पक्का वादा है मेरा। अच्छा। तो हाँ, सर अगर ये आप। जो। जी हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। जी। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे अप्लाई का प्रोसीजर बताया आपने कि उसके लिए डायरेक्ट वहीं पे आकर के ही विजिट वीजा पे वहीं से ढूंढनी पड़ती है, मतलब सर्च करनी पड़ती है डायरेक्ट, तो अगर यहाँ से हम अप्लाई करेक्ट। करें तो मुश्किल हो जाए। हाँ। तो सर अगर वहीं पे विजिट करके अगर हम देखें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे एज अ न्यू कमर डिफिकल्टी हम्म। तो वो सर्च करने में जॉब, तो मतलब फिर उसके लिए एक प्रॉपर पाथ क्या है, मतलब सर्च करने के लिए जॉब कैसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे आके, मतलब ये जानना चाह रहा था। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन पोर्टल्स हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप है ना डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी में जाके, कोई भगाता नहीं है। कहीं भी आप जाओगे तो वहां पे जाके अपना सीवी ड्रॉप करने में कुछ नहीं जाता है। और मैं तो आपसे जो है ना बड़ी जो है ना अनएथिकल सी बात बोलूंगा कि यहाँ पर आप आ रहे हो 50-60 कॉपीज लेकर आओ वहीं से प्रिंट आउट करा के इंडिया से, और यहाँ पे जो है ना बराबर बांट दो अगर जॉब जल्दी चाहिए। जितना ज्यादा कोशिश करोगे, जितनी ज्यादा जो है ना एनर्जी अपनी लूज करोगे गर्मी के अंदर, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। ओके ओके सर, थैंक्स फॉर क्लियरिंग डाउट। मतलब हर जगह ना आपका स्ट्रगल है, कुछ भी नहीं है। मतलब विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं है। आपको जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस के लिए शॉर्टकट है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आई सक्सेस जो एग्री। है वो सक्सेस जो है ना वो अचीव नहीं करी जाती। सक्सेस जो है ना रेंट रेंट आउट होती है, डेली 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 ड्यू होती है इसकी डेट। तो डेली जो है ना स्ट्रगल है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मिल सर। जाएगी आपको जॉब इंशाल्लाह। आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे उस फील्ड में तो पक्का मिलेगी आपको। हाँ जी, आपकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू। Hello, Musab. Mushir here. How are you? हाउ आर यू मुशीर? Fine. Actually, I have a question, या। and I hope all have same question in their mind. हम्म। Please let us know how much money we need for job hunt to stay in UAE or Saudi for 2 months, visit, ठीक है, ठीक like है। for traveling and fooding and residing, etc. हाँ तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है ना वीजा चाहिए 2 महीने का, तो वो कम से कम भी 12,000 रुपए का आएगा, इंडिया के 12,000 रुपए का, ठीक है।
उसके बाद आपको टिकट चाहिए यहाँ पे आने के लिए, तो वो टिकट वन साइडेड टिकट कम से कम भी 12,000 का टिकट भी मान लो आने का। ठीक है, रिटर्न टिकट आप है ना लो मत, आप जो है ना रिटर्न टिकट के तौर पे जो है ना कुछ और रेफरेंस ले लो, या कोई डमी टिकट मिलता है वो ले लो। ठीक है, तो वो एयरपोर्ट पे इंडिया का ही शो करना पड़ता है, तो आई विल नॉट आस्क यू टू डू रिटर्न टिकट ऑल्सो टुगेदर। तो आप जो है ना वो ले लो, तो 12-12-24 हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे एकोमोडेशन का मैंने बताया 300-400 दरम, तो मीन्स वही 10-12 हजार रुपए में आपको एक एकोमोडेशन बेड स्पेस मिल जाएगी। तो 12 या 36 हो गए, वही 36,000। इसके अलावा आपको जो है ना वहाँ पे रहने के लिए फूड चाहिए, खाना पीना। तो 3 टाइम का खाते हो वैसे तुम, लेकिन 2 टाइम में भी काम चल जाएगा तुम्हारा। तो जो है ना मतलब वही 14-15 हजार रुपए खाने पीने के हो गए, तो 50,000 हो गए मोटे मोटे ये। तो मतलब 50,000 रुपए इंडिया के अगर आपके पास हैं तो आप यूएई में आके 1 महीना स्पेंड कर सकते हो। अगर 2 महीना करना चाहते हो तो सिर्फ रेंट और फूड का ही बढ़ेगा ना, बाकी टिकट का वीजा का तो नहीं बढ़ेगा। तो आपका जो है ना वही ऑलमोस्ट 80,000 में 2 महीने आराम से हो जाएंगे। लेकिन 80,000 में जब 2 महीने हो रहे हैं, आपकी ट्राई होना चाहिए, जैसे ही आप आ रहे हो ना तो विद इन 10 डेज और विद इन 5 डेज यू मस्ट हैव जॉब इन योर हैंड। आपके पास जॉब होनी चाहिए, खतरनाक तरीके से ढूंढोगे आप तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दुबई बेहतर रहेगी या सऊदी? आगे कुछ है? जी। आगे बस ये इतना ही है, क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन है, जैसे एचआरडी जो करवानी है वो अगर बीटेक एमटेक दोनों है तो दोनों करवानी होगी, या फिर सिर्फ एमटेक कर ले तो कवर हो जाएगा? बीटेक एमटेक अगर आपका रिलेवेंट फील्ड में है ना, सेम है जी जैसे बीटेक जी बीटेक एम, तो आप जो है ना वो दोनों जो है ना वो कराने की जरूरत नहीं है, आप एमटेक ही करा लो ना। ओके। और ये जैसे इंडिया में बॉन्ड पीरियड होता है, मिनिमम 1 ईयर आपको करना होगा, बॉन्ड जंप कर रहे हैं तो अलग इस टाइप से, जैसे आप कह रहे ये थे होता है कि यहाँ पे, ये होता है, बिल्कुल होता है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे कहीं भी ज्वाइन करोगे ना तो आपको 6 मंथ मिनिमम होता है। दोनों पार्टीज के बाद आप कहलाते हो पहली पार्टी, कंपनी आपकी कहलाती है सेकंड पार्टी। जी फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी बोथ हैव टाइम अप टू द 6 मंथ। यू कैन मतलब वो कंपनी के ऊपर है, वो आपको निकालना चाहे निकाल सकती है। ठीक है। और अगर 6 महीने से पहले बॉन्ड तोड़ते हो तो जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हुए हैं आपके ऊपर, वो आपसे रिकवर करेगी कंपनी, तब आपको छोड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज आपके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से कंपनी भी केस कर सकती है, और आपके साथ अगर गलत कर रहे हैं तो आप भी उसके ऊपर केस कर सकते हो। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मालूम करा था क्या दुबई में फाइनेंस का क्या स्कोप है? सर यहाँ पे फाइनेंस का बहुत ज्यादा स्कोप है, और हर कंपनी को फाइनेंस के बंदे चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे चाहे वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो टूरिज्म की कंपनी हो। हर कंपनी को फाइनेंस के बंदे चाहिए, बहुत स्कोप है फाइनेंस। वहाँ पे स्केल कैसा रहता है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं, सीए में क्वालिफाइड हो अगर? आप अगर सीए क्वालिफाइड हो तो आप ऑडिट ऑडिट वगैरह के अंदर अगर यहाँ पे जाते हो तो किस तरह से मैं पे स्केल बताऊं, आपका क्या एक्सपीरियंस है वहां पर? नहीं सर, अभी सीए इंटरमीडिएट में है, अभी बीकॉम ही चल रहा है, सेकंड ईयर। वेरी गुड। हाँ तो मतलब मैं आपसे बोलूंगा कम से कम भी इंडिया के अगर लगाओगे तो आप यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे आके तो मिनिमम 5,000 दिरहम तो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो 5,000 ऑलमोस्ट लाइक 1,10,000 और 1,15,000 होगा। थैंक यू सर। हाँ, मैं ना बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं उधर क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा हूँ चैट में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एकेडमिक रिसर्च के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, पहले ये ले लेते हैं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे एकेडमिक और रिसर्च में बहुत जॉब्स हैं,
और यहाँ पर लोग जो है वो इंडिया से पीएचडी कर कर आने के बाद यहाँ पर पोस्ट डॉक करते हैं। तो पोस्ट डॉक के अंदर जो स्टाइपेंड मिलता है बहुत अच्छा होता है, बहुत हैंडसम अमाउंट होता है वो। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर रिसर्च वर्क हो रहा है हर फील्ड के अंदर, तो उधर जॉब्स काफी ज्यादा हैं इसमें रिसर्च में। उसके अलावा जो यहाँ पे कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं और बड़ी जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उनका एक R&D का अलग ही डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी रिसर्च वाले ही बंदों को प्रीफर करा जाता है जॉब के लिए, जिसमें आप कह सकते हो साइंटिस्ट वगैरह की जो वैकेंसीज होती हैं वो उन कंपनीज में भी होती है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर भी बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। जी आप बताएं, आपका क्वेश्चन कोई पूछ रहे थे भी आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कोई किसी का बीटेक के बाद जो है 1 साल गैप हो गया है, तो मान लीजिए कहीं से किसी भी कंपनी का रेफरेंस से कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया, तो वहाँ पे वो कंपनी में जो है वो वेरीफाई करने के लिए वो मेल के थ्रू वेरीफाई कराते हैं, या मतलब सैलरी स्लिप वगैरह दोनों की मतलब वो करते हैं रिकमेंडेशन वो लोग? वैसे नॉर्मली जो है ना यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो दे आर हायरिंग द एसेट नॉट लाइबिलिटी। तो अगर आप एसेट हो कंपनी के लिए और आपके अंदर स्किल्स हैं तो ऑफ कोर्स वो लोग आपके स्किल्स के ऊपर ही जाएंगे, आपके फर्दर मोर वेरिफिकेशन आपके जो एक्सपीरियंस वगैरह के नॉर्मली नहीं होता है। 99% ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है। अगर कराया भी जाता है तो फिर वो पक्का मेल से ही कराएंगे या फिर वो फोन करके भी पूछ सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, बहुत सारे उनके पास ऑप्शन है। तो मैं तो आपको जो है ना एक कहना सजेशन दूंगा कि आप है ना, आपका ऐसा है कि 1 साल गैप हो गया तो इतने परेशान मत हो। 1 साल का गैप कोई बात नहीं, 1 साल है 2 साल है, मेन है आपके अंदर क्या है, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, दैट इज एनफ। ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता। ओके सर। सर और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि जो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कौन सी कंट्री मूव करना सही रहेगा, एज ए यूएई की सऊदी? देखो मैकेनिकल इंजीनियर आपको ना मैं एक ना शॉर्टकट सा बताता हूँ तरीका ये आइडेंटिफाई करने का विच कंट्री इज गुड फॉर यू। आप है ना किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट देखा करो कि वो क्या प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है किसी भी कंट्री में। तो जब आप उस हिसाब से आइडेंटिफाई करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैकेनिकल इक्विपमेंट ज्यादा अगर कहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो कंट्री आपके लिए ज्यादा अच्छी है। रही बात नॉर्मली यहाँ पर आपको कौन सी प्रीफर करनी सर चाहिए आपके जीसीसी में? पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ हेलो। जी जी सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं पूछना मैकेनिकल अगर आप हो तो यहाँ पे आपको सऊदी अरब भी अच्छा है आपके लिए, यूएई भी अच्छा है, कतर भी अच्छा है। कतर का मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, वैसे यूएई और सऊदी अरबिया बेहतर है आपके लिए, आप मैकेनिकल में जा ओके सकते सर, हो। थैंक क्योंकि यहाँ पे ना थैंक फूड टेक्नोलॉजी और फूड के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैकेनिकल जो है ना वो एक ऐसी ब्रांच है, वो एवरग्रीन है, उसका ना हर जगह स्कोप है। क्योंकि यस मशीनरी सर। जो है ना वो मशीनरी चाहिए ही चाहिए। कल को चाहे तुम जो है ना पिज्जा बनाने की कंपनी लगा लो तो उसे भी जो है ना मशीनरी चाहिए, तो मैकेनिकल हर जगह आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का जी सर उसमें रोल रहता है जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, मतलब अगर कहीं पे कोई मशीनरी इस्तेमाल हो रही है किसी कंपनी में तो जी वहां पे उस मशीनरी का मेंटेनेंस भी तो मैकेनिकल इंजीनियर देखेगा ना, जी जी तो वहां ओके। भी उसका ही स्कोप है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। जी कोई और, किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। सर विजिट वीजा 3 मंथ के लिए होता है ना? अभी 3 मंथ का फिर से स्टार्ट हुआ है यूएई में, तो यूएई का मुझे मालूम है। बाकी 2 महीने का वीजा है, अभी 2 महीने का ही है, 1 महीने का है या 2 महीने का है। वो 3 महीने का पहले होता था, बंद हो गया था वो। मैं आप सब लोगों को ना रिकमेंड करूंगा, आप अगर विजिट पे भी आने का प्लान कर रहे हो ना तो आप जहाँ भी एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो वहाँ के जो भी आपकी सेविंग है उससे आप विजिट वीजा पे आओ यहाँ पे, फिर ट्राई करो। ये ऐसा करना कि जो है ना आप ना मतलब दूर के ढोल जो है ना वो सुहाने होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा ऐसा नहीं करना कि किसी से आप जो है ना पैसे लेकर आ रहे हो और है ना
फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती है, तो डबल डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, एक तो जॉब ना मिलने का और एक पैसे रिटर्न करने का। तो बेहतर ही है आप अपने पैसे से आओ यहाँ पर। एक ना मैं रिकॉल कर रहा हूँ अपनी बात को, मैंने एक डमी टिकट वाली बात बताई थी कुछ देर पहले। वो डमी टिकट नहीं है, वो आपको जो है ना टिकट करो, मुशीर अहमद ने सवाल करा था, आप अपना रिटर्न टिकट भी करो। रिटर्न टिकट यहाँ पर आने के बाद कैंसिल कर दो, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसमें आपका जो है ना रिफंड आ जाता है। इस तरह के टिकट्स होते हैं जिसके अंदर 100% रिफंड होता है, तो वो वाला टिकट करो आप, रिटर्न वाला। I think Musab bhai, we don't have any further comment right now, question right now. So we will conclude this session with my vote of. No problem, Asur bhai. Okay, Musab Thank bhai. you so much for allowing me for this interactive session, and a lot of information I tried to share with all the applicants. But Thank you very much. Thank you. nevertheless, if any further requirement or on these topics, let me know. No doubt we will do, inshallah. Inshallah, we will do next session on this same topic, and we Yeah, will वो try हम to लोग है ना solve वोटिंग्स many वगैरह करा के कर लेंगे, देख लेंगे लोगों का इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स इसे जो है ना मुझे लगता है स्ट्रेच आउट करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो एक अभी क्यूरियोसिटी देखी लोगों के अंदर, तो बहुत ज्यादा जॉब सीकर्स हैं, और इंशाल्लाह कौम की मदद हो, सब लोग जो है ना जॉब पाएं, यही हमारी जो है ना प्रायोरिटी होनी चाहिए। So I will conclude this session. सर लिंक कैसे मालूम चलेगा? तो ये सर हमको टीपीओ से मिला था लिंक सर। ये आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी धीमी है, आप एक बार थोड़ा माइक्रोफोन के पास आकर बोलो। एक्चुअली सर ना ये लिंक टीपीओ से हमको मिला था, तो नेक्स्ट टाइम सर सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो मीटिंग का जो लिंक मीटिंग का हाँ हाँ हाँ, कैसे मालूम चलेगा कि कब होगा अगला सेशन? ये आप ना हमारा ग्रुप है, आपको जो है ना ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, उसका लिंक के थ्रू वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। सर मैं ऐड हूँ या लिंक सेंड कर दीजिए सर इस पे। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो चैट में, आपको जो है ना ऐड कर लेंगे। देखो आपको नंबर आया होगा, अभी चैट में डाला है, सेंड योर मैसेज ऑन दैट नंबर, यू विल बी एडेड। अच्छा ये ना यहाँ पे यहाँ पे असफर भाई हम लिंक शेयर कर सकते हैं कि अपने ग्रुप का व्हाट्सएप का? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो अभी लिंक शेयर कर रहे हैं, आप वहां से डायरेक्टली ऐड हो जाओ। बाकी हमारे जो सेशन में जो भी डिस्कशन हुआ है और उसके अंदर हमने जिन चीजों के लिए कमिटमेंट करा है कि हम शेयर कर देंगे, वो सब चीजें हम ग्रुप में दे देंगे। मुसैब भाई, सैलरी के बारे में थोड़ा बताइए दुबई में। सैलरी यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर आता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो स्टार्टिंग सैलरी यूएई, सऊदी या कतर में कम से कम भी जो है वो 3 से 5 हजार दिरहम के बीच में होनी चाहिए। अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कतर में मैं कतर का बताता हूँ आपको। कतर में पहले जहाँ पे इंजीनियर को पहले सैलरी मिलती थी 8,000, अभी वहाँ पे उसको 6,000 मिल रही है। नाउ दे आर गिविंग टू 6,000 रियाल। अच्छा, they reduce the salary 20% approx. And if you're getting 8,000, then they will give you 6,000. If you're getting 10,000, then they will give you 8,000. So they are reducing the भाई ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपको भी आइडिया होगा, जो ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा था ना, तो उस टाइम सैलरीज जो है बहुत ज्यादा दी गई है। No, is it same in the UAE also? नहीं, यूएई में ऐसा कुछ नहीं है, यूएई में सेम टू सेम है, कुछ भी घटा नहीं है, कुछ भी जो है ना डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, सेम है। और मैं सही बताऊं ना, कतर, यूएई और सऊदी अरब ये सब एक ही है, सब जगह जो है ना सैलरीज ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। अच्छा मुसैब सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एमिरेटाइजेशन जो हो रहा है यूएई में,
और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या लगता है ये आने वाले 4-5 ईयर्स में स्कोप काफी रिड्यूस होगा, मतलब जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफी कम होंगे पहले से? नहीं, ये ना हम लोगों ने, असफर भाई ने ना हमारे एक सेशन कराया था इसी पे, ग्रुप पे एक सेशन हुआ था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर। तो उसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आई थिंक यूट्यूब का लिंक भी होगा, उस पर आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कुछ भी हो, ह्यूमन जो है ना वो अशरफुल मखलूकात है। तो ह्यूमन का जो है ना कोई कॉम्पिटिटर नहीं होने वाला, ना चैट जीपीटी होने वाला, ना एआई होने वाला। द थिंग इज, आपको जो है ना डेली जो है ना अपने अंदर कुछ ना कुछ, अपने अंदर जो है ना आपको स्टोरेज टैंक ना खाली नहीं करना है अपना, बढ़ाते जाओ स्किल्स, तो आपका यूटिलाइजेशन होता जाएगा। अदरवाइज अगर आप है ना चीजों के साथ नहीं चलोगे ना तो पीछे रह जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी 2 दिन पहले गई मैं यहाँ पे ना एक ग्रोसरी लेने गया था एक सुपरमार्केट में। तो वहां पे वो मतलब काफी बड़ा सुपरमार्केट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो लोग जहाँ से निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, जहाँ पे पेमेंट करते हैं, वो सारी चीजें उन लोगों ने हटा दी हैं। वहां पे आदमी नहीं बैठा है। अब वहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, वहां पे सिस्टम लगा दिया, आप अपना टैग करके खुद पेमेंट करके निकल जाओ। अब आपको मैं उससे भी आगे की मजे की बात बताता हूँ। जब मैं परसों गया तो वहां पे मैंने इतना ज्यादा रश देखा, तो मैंने कहा यार मैं तो यहाँ से शॉपिंग ही नहीं करूंगा। लेकिन फिर मैंने उनकी ना ऐप जब चेक करी तो उस ऐप के अंदर ये ऑप्शन आ रहा था कि आप डायरेक्टली यू कैन टैग, आप अपनी प्राइस जो है ना वो अपने मोबाइल से टैग करके अपने मोबाइल से पेमेंट करके निकल जाओ। तो जब मैंने ये देखा ना तो यकीन मानो वो जो सारी भीड़ वहां पे थी, जो टैग ऑटो कर करके निकल रहे थे, मुझे वो सारे लोग बेवकूफ नजर आने लगे। मुझे लगा कि यार अगर इन सबको पता चल जाए कि इनके मोबाइल के थ्रू ही काम हो जाएगा तो ये लोग वहां पे खड़े ही नहीं होंगे। अब वो जो इतनी भीड़ खड़ी थी, उस सारी भीड़ से पहले मैं निकल गया अपना काम करके। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वहां जहाँ ह्यूमन यूज हो रहा था वहां पे मशीनरी लगाई। अभी मशीनरी का भी ऑल्टरनेट आ गया कि हर आदमी की मोबाइल जो है वो खुद अपनी जो है ना वो अकाउंटेंसी है, खुद अपना मोबाइल ही जो है ना सारे जो है ना बिलिंग्स वगैरह सब फाइल कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आपने बात कही है ना,